जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सब्जेक्ट कोड BOE 074। ये है फोर्थ ईयर 7th सेमेस्टर का AKTU का। ठीक है, तो शुरू करते हैं कंटेंट के संग। कंटेंट में हमारा आएगा पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे टॉपिक्स हैं क्लासिफिकेशन, अवेलेबिलिटी, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, रिलेटिव मेरिट एंड डिमेरिट्स। तो इस वीडियो में हम ये सब देखने वाले हैं। एंड देन वी हैव सोलर सेल्स, जिसके अंदर और सब पार्ट्स आते हैं, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। सो दिस यूनिट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। सो क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन हमारा दो तरीके से होता है, बेस्ड ऑन यूजेज और बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। तो बेस्ड ऑन यूजेज जो है हमारा, ये भी इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो हमारे चलते आ रहे हैं, जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी। एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो कि हमारे अब यूज़ होना चालू है, बट हर कहीं यूज़ नहीं होते हैं। सोलर, विंड, बायोमास, जियोथर्मल, टाइडल। ठीक है, ये सब नाम से ही क्लियर हैं। कन्वेंशनल जो कि चलते आ रहे हैं, कोल, कोयला, ऑयल, तेल, नेचुरल गैस, CNG, LPG, और न्यूक्लियर एनर्जी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट से हमें मिलती है। नॉन कन्वेंशनल में हमारे सोलर एनर्जी जो कि हमें धूप से मिल रही है, विंड एनर्जी जो हवा से मिल रही है, बायोमास एनर्जी जो कि अलग अलग तरीके के बायोफ्यूल से मिलती है, जैसे कि बायोमास पैलेट्स हो गई, या बायोगैस हो गई, या और चीज़ें। जियोथर्मल जो कि हमें थर्मल एनर्जी से मिल रही है। एंड टाइडल एनर्जी जो हमें समुद्र से वेव्स से मिल रही है। नाउ बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, तो इसमें भी दो आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जो कि रिन्यू हो सकते हैं, बार बार यूज़ किए जा सकते हैं, कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। एग्जांपल है सोलर एनर्जी। हम रोज सूरज निकलता है, रोज उसे यूज़ कर सकते हैं। विंड एनर्जी हवा चलती है, तो बार बार हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सेम बायोमास एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड होती है और ख़त्म हो सकती है। ठीक है, इसमें हमारे एग्जांपल्स आते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला एक लिमिटेड है, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होता है कोयला बनने का। तो जो भी हमारा पहला कोयला बना हुआ है वो लिमिटेड है, वो ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोलियम सेम, पेट्रोलियम भी हमारा एक फॉसिल फ्यूल से बनता है, तो वो भी लिमिटेड है, वो भी ख़त्म हो सकता है। नाउ वी मूव ऑन टू व्हाट आर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिन्यूएबल होते हैं, नेचुरली रिप्लेनिश होते हैं, रिप्लेनिश मतलब रिप्रोड्यूस हो सकते हैं नेचुरली, एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल, नेचुरली रिप्लेनिश्ड एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जीज। They do not get exhausted and produce minimum pollution compared to fossil fuels. So fossil fuels हमारे होते हैं एग्जॉस्टिबल, ये होते हैं नॉन एग्जॉस्टिबल, जो एग्जॉस्ट नहीं होते हैं जल्दी से, और मिनिमम पॉल्यूशन करते हैं एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। नाउ एग्जांपल्स आर सोलर एनर्जी, जो कि हमें सूरज से मिलती है, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एंड हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, ये सारे हमारे नॉन कन्वेंशनल में आते हैं। नाउ इसके फायदे क्या है, मेरिट्स और एडवांटेजेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। सस्टेनेबल होता है, रिन्यूएबल होता है, क्योंकि बार बार प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसलिए ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है, बिकॉज इट्स प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन। नाउ इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट लो होती है, बिकॉज हमें कोई इनपुट नहीं देना, हमें आउटपुट आउटपुट मिल रहा है, एक बार का सेटअप कॉस्ट होती है। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, और इससे हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं, क्योंकि जो सोलर प्लांट्स होते हैं, विंड मिल प्लांट्स होते हैं, उन्हें ऑपरेट्स करने के लिए हमें एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करा, उनके इंस्टॉलेशन में भी हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। इसका जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट होता है वो हाई होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें इंटरमीडिएट सप्लाई जो है वो हमारी डिपेंड सप्लाई हमारी इसमें 24/7 नहीं होती है, वो डिपेंडेंट रहती है, जैसे कि सोलर एनर्जी सनलाइट पे डिपेंड है, विंड एनर्जी है वो विंड पे डिपेंड है।
इसमें हमें लैंड की रिक्वायरमेंट होती है ज़्यादा, बिकॉज हमें क्या होता है कि जैसे सोलर प्लांट है, सोलर प्लांट में पूरे सूरज की जो हमारी रेज हैं उन्हें कैप्चर करना होता है। तो उसके लिए हमें सोलर पैनल इंस्टॉल करते हैं, और सोलर पैनल हमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में इंस्टॉल करने होते हैं, तो उसके लिए लैंड चाहिए होती है। सेम विंड के लिए हमें विंड मिल्स खड़ी करनी होती हैं, तो उसके लिए हमें लैंड चाहिए होती है। तो बहुत ज़्यादा लैंड की रिक्वायरमेंट रहती है। लोकेशन डिपेंडेंट, हर जगह नहीं हो सकती, कहीं पे सनलाइट आती है कहीं पे नहीं आती है। तो जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में, हाई डेंसिटी में सनलाइट आती है, वहाँ पे हम सोलर प्लांट लगाएंगे। जहाँ पे ज़्यादा तेज विंड चलती है वहाँ पे हम विंड प्लांट लगाएंगे। तो लोकेशन डिपेंडेंट रहती है। एंड लो एनर्जी डेंसिटी, तो हो सकता है कि जहाँ पे हम लगा रहे हैं वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी डेंस ना मिले, या हो सकता है आज सनलाइट अच्छी है, कल को थोड़े क्लाउडी मौसम हो गया, बादल आ गए, उतनी सनलाइट नहीं मिली। तो एनर्जी डेंसिटी हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहती है, वो कम ज़्यादा होती रहती है। नाउ हमने अभी जो देखा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी देखा, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स देखे। देर इज़ ऑल्सो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो कि हमारे चलते आ रहे हैं, ये कोल है, नेचुरल गैस है, ये सब चीज़ें। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है ना। तो किस बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे और क्या क्या कंपैरिजन है। तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस टेबल इफ यू वांट टू just define conventional energy और just define non conventional energy, also you can use it कि आपको दोनों का कंपैरिजन करना है। तो definition: traditional energy sources that has been used for a long time, ठीक है ना, जो कि हमारे चलते आ रहे हैं एनर्जी सोर्सेज, और बहुत लंबे टाइम से हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमारे मॉडर्न एनर्जी सोर्सेज हैं, मॉडर्न एनर्जी सोर्सेज डेवलप्ड एज अल्टरनेटिव्स टू कन्वेंशनल सोर्सेज। जो कन्वेंशनल सोर्सेज हमारे एग्जॉस्टिबल हैं, तो उनके अल्टरनेटिव्स को ढूंढते हुए जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके डेवलप किए गए हैं वो नॉन कन्वेंशनल है। नेचर, जो कन्वेंशनल है वो नॉन रिन्यूएबल है, नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल है। एग्जांपल्स अगेन, नॉन रिन्यूएबल है तो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एनर्जी। और नॉन कन्वेंशनल रिन्यूएबल है तो सोलर, विंड, बायोमास, जियोथर्मल, टाइडल, हाइड्रोजन। नाउ अवेलेबिलिटी, कन्वेंशनल लिमिटेड हैं और एग्जॉस्टिबल हैं, बिकॉज नॉन रिन्यूएबल हैं तो लिमिटेड रहेंगे और एग्जॉस्टिबल रहेंगे। सेम ये अबंडेंट है और सस्टेनेबल है, अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। पॉल्यूशन, सो जो कन्वेंशनल एनर्जी है वो हाई पॉल्यूशन करते हैं और ग्रीन हाउस गैस इमिट करते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं और पॉल्यूशन कम करते हैं एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल। एनर्जी कन्वर्जन, हाई एनर्जी डेंसिटी एंड रिलायबल आउटपुट हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज में, क्योंकि इसमें जैसे हम कोल बर्न कर रहे हैं या फिर नेचुरल गैस बर्न कर रहे हैं, तो वो हमें जब तक वो बर्न होंगे एक हाई डेंसिटी आउटपुट देते हैं। और इसमें नॉन कन्वेंशनल में क्या है कि लो एनर्जी डेंसिटी होती है और वेरिएबल आउटपुट होता है, बिकॉज इट डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर्स की सनलाइट कैसी है, विंड कैसी है, मौसम में बादल है नहीं है, वो सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। इनिशियल कॉस्ट कन्वेंशन में लोअर कॉस्ट होती है, बिकॉज आपने 1 किलो कोयला खरीदा, उसे जला लिया, फिर खरीद लिया, तो लो इनिशियल कॉस्ट है। इसमें हाई इनिशियल कॉस्ट है क्योंकि आपको पहले सोलर पैनल वगैरह खरीदना पड़ता है, उसकी कॉस्ट आती है कुछ 12-15 हज़ार रुपये। एज कम्पेयर कोयला आपको 1 किलो मिल जाता है कुल 30-40 रुपये में, तो इसमें हाई कॉस्ट रहती है। ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाई फ्यूल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। यहाँ पे क्या है, आपने कोयला खरीदा, आपको बार बार उसे वो करना पड़ेगा, रिफ्यूल करना पड़ेगा, या आपका नेचुरल गैस है उसे बार बार रिफ्यूल करना पड़ेगा। तो इसमें हाँ आपकी हाई मेंटेनेंस और फ्यूल कॉस्ट आती है। इसमें लो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है, बिकॉज आपको इनिशियली जो आपने सेटअप में लगाया वो लग गया, उसके बाद सोलर सूरज की किरणों का आपको कोई पैसा नहीं देना है, या आपको विंड का कोई पैसा नहीं देना, दैट इज़ अनलिमिटेड। तो इसमें बस मेंटेनेंस की कॉस्ट आती है, इसलिए लो कॉस्ट ऑपरेशन होते हैं। नाउ डिपेंडेंसी, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर कंडीशन होते हैं, ये डिपेंडेंट होते हैं वेदर कंडीशन पे। फ्यूचर स्कोप, इसका फ्यूचर स्कोप लिमिटेड है, बिकॉज जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज वो ख़त्म होती जा रही हैं, जो कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में आती हैं, जैसे कोयला ख़त्म होता जा रहा है या नेचुरल गैस है, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है उस चीज़ का। नॉन कन्वेंशनल, हाई फ्यूचर पोटेंशियल एंड सस्टेनेबल, ये हम पे अभी अनलिमिटेड है,
तो इसका हाई फ्यूचर पोटेंशियल है। नाउ लेट्स मूव टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो अभी हमने देखा कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, अब हम देख रहे हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस वो होते हैं जो कि नेचुरली रिप्लेनिश हो जाते हैं, मतलब रिप्रोड्यूस हो जाते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते हैं। दे आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी नीड्स। तो हमारे लॉन्ग टर्म में काम आते हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। टाइप्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी: सोलर, विंड, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, ओशियन एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास। तो हम पहले पे आते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है? सोलर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट से हम ऑब्टेन करते हैं। सोलर पैनल्स और सोलर सेल्स कन्वर्ट द सनलाइट डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द फोटोवोल्टिक इफेक्ट। ये इसमें हम सोलर पैनल्स यूज करते हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसे कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में यूजिंग फोटोवोल्टिक इफेक्ट। इसके यूज कहाँ कहाँ हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सोलर वाटर हीटर्स और स्ट्रीट लाइटिंग। एडवांटेजेस की क्लीन एंड पॉल्यूशन फ्री एनर्जी और अबंडेंटली अवेलेबल, मतलब अनलिमिटेड है हम पे, इसकी कोई कमी नहीं है। लिमिटेशन: डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। ये सनलाइट पे डिपेंड करती है। अगर सनलाइट कम है तो वी विल गेट लेस इलेक्ट्रिसिटी और लेस हॉट वाटर, और अगर सनलाइट अच्छी है तो हमें उसका अच्छा आउटपुट मिलता है। नेक्स्ट आती है हमारी विंड एनर्जी। विंड एनर्जी इज जनरेटेड बाय कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इन द मोशन। तो जैसे हवा चल रही है तो हवा की जो एनर्जी है, जिस स्पीड से वो चल रही है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूजिंग विंड टर्बाइंस। So wind energy is generated by converting the kinetic energy of moving air into the electrical energy using the wind turbines. इसके यूजेस कहाँ कहाँ हैं? पावर जनरेशन इन कोस्टल एंड हिली एरियाज, क्योंकि वहाँ पे कोस्टल और हिली एरियाज में क्यों वहाँ पे हवा ज़्यादा तेज चलती है। एडवांटेजेस हैं इसके: रिन्यूएबल होती है, नॉन पॉल्यूटिंग होती है एंड लो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। डिसएडवांटेजेस हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट तो लो है, पर डिसएडवांटेज आते हैं इसकी इनिशियल इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत हाई होती है। ठीक है, और विंड फ्लो जो होता है वो इरेगुलर और अनप्रिडिक्टेबल होता है, तो हर समय हमें मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिल पाता है। बायोमास एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज प्लांट्स, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड एनिमल डंग। ये हमारे जो इसमें आप देखोगे बायोमास में, बायो मीन्स एनवायरमेंट रिलेटेड। तो जो भी चीज़ें हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल से आ रही हैं या बायो मतलब ऑर्गेनिक, तो जैसे कि प्लांट्स, एग्रीकल्चर वेस्ट और एनिमल डंग, वो उससे हम जो एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं उसे बर्न करके या उससे गैस प्रोड्यूस करके, वो सब हमारा बायोमास के अंदर आता है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी बाय बर्निंग और बायोगैस प्रोडक्शन, यूजेस कुकिंग फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक वेस्ट को यूज़ कर लेता है ये, फर्स्ट एडवांटेज। रिन्यूएबल होता है, रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। लिमिटेशन क्या है इसके? लिमिटेशन है कि इसकी एफिशिएंसी कम होती है थोड़ी, और रिक्वायर्स लार्ज लैंड एरिया फॉर बायोमास प्रोडक्शन। तो हमें प्रोडक्शन करने के लिए बायोमास इकट्ठा करना पड़ता है, जैसे एग्रीकल्चर वेस्ट है, एनिमल डंग है या प्लांट्स हैं, तो और उसे फिर बायोमास प्रोड्यूस करना पड़ता है। जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी होता है हमारा जो कि हमारे अपने अर्थ के अंदर, जियो मीन्स अर्थ और थर्मल मीन्स हीट, तो अर्थ के अंदर जो हमारी हीट है उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है। जियोथर्मल एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हीट स्टोर्ड इनसाइड द अर्थ। तो हॉट वाटर एंड स्टीम फ्रॉम द अंडरग्राउंड आर यूज्ड टू ड्राइव टर्बाइंस। क्या होता है कि जहाँ पे हमारे स्टीम्स या हॉट वाटर होता है, हम वहाँ पे टर्बाइन प्लेस करते हैं और वो जो स्टीम है उससे वो उन टर्बाइंस को घुमाती है और हमारी पावर जनरेट होती है। इसके यूजेस हैं पावर प्लांट्स में और हीटिंग एप्लीकेशंस में।
एडवांटेजेस के रिलायबल है, क्लीन है। लिमिटेशन बस किसी किसी रीजन में एक्सेस होती है, क्योंकि हर जगह अर्थ से स्टीम और हॉट वाटर नहीं निकलता है, तो इस वजह से इट इज़ ओनली अवेलेबल इन स्पेसिफिक रीजन्स। नाउ नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी होती है हमारी जो वेव से प्रोड्यूस होती है। तो टाइडल एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम द राइज एंड फॉल ऑफ द सी लेवल्स caused by the gravitational forces of the moon and sun। तो टाइड्स हमारी कैसे जनरेट होती हैं? वो होती हैं सन और मून की ग्रेविटेशन फोर्सेस की वजह से। और जैसे ये टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं तो इसके जो मोशन से हम वो एनर्जी बनाते हैं, उसे हम कहते हैं टाइडल एनर्जी। इसके यूज हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कोस्टल एरियाज। अब केवल कोस्टल एरियाज में होती है, क्योंकि आ, समुद्र वहीं होता है, बेसिकली कोस्ट पे होता है और टाइड्स वहाँ बनती हैं। एडवांटेजेस है इसकी, प्रिडिक्टेबल होती है और रिलायबल है, और रिन्यूएबल और नॉन पॉल्यूटिंग है। तो ये तो आप मतलब सभी उसमें लिख सकते हो, रिन्यूएबल और नॉन पॉल्यूटिंग है। ठीक है। लिमिटेशन है इसकी हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट और लिमिटेड सुटेबल लोकेशन, बिकॉज ओनली कोस्टल एरियाज में हो सकती है और इंस्टॉलेशन कॉस्ट इनिशियली हाई होती है। तो लिमिटेशन भी सबकी बेसिकली ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई है, और लिमिटेड लोकेशंस पे ही वो परफॉर्म हो सकती है बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ दिस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी। हाइड्रोजन एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी जो मिलती है हमें, वो मिलती है वाटर एनर्जी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करके। क्योंकि वाटर होता है हमारा H2O, तो हाइड्रोजन उसमें से अलग कर देते हैं और ऑक्सीजन अलग कर देते हैं। हाइड्रोजन एक्ट एज अ क्लीन फ्यूल व्हेन बर्न्ड। इसके यूजेस होते हैं फ्यूल सेल्स और ट्रांसपोर्टेशन। एडवांटेज है इसका हाई एनर्जी कंटेंट एंड जीरो पॉल्यूशन। इसकी लिमिटेशन है एक्सपेंसिव होता है और डिफ़िकल्ट स्टोरेज होता है, बिकॉज हाइड्रोजन के लिए हमें स्पेशली स्टोर करने के लिए वेसल्स लेने पड़ते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो हमने अभी रिन्यूएबल देखे सारे, उनके यूजेस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और अब हम आते हैं नॉन रिन्यूएबल पे। नॉन रिन्यूएबल होते हैं हमारे जो कि लिमिटेड होते हैं और ओवर टाइम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। दे कॉज पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंट डैमेज। पहला आता है हमारा कोल, कोयला। तो बेसिकली कोल क्या, एक सॉलिड फॉसिल फ्यूल्स है जो कि बनता है फ्रॉम बरीड प्लांट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो हजारों साल से प्लांट्स, पेड़ पौधे, जानवर जो उसके नीचे दबे हुए हैं सॉइल के नीचे अंडर प्रेशर, वो ओवर टाइम हमारे कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है थर्मल पावर प्लांट्स में। और इसका यूज़ है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ हीट सोर्स at many places, in homes or in commercial activities for cooking। ठीक है। इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इसका पॉल्यूशन हाई होता है बिकॉज इट रिलीज अ लॉट ऑफ स्मोक, और CO2 इमिशन बहुत ज़्यादा करता है ये। नाउ सेकंड इज पेट्रोलियम और ऑयल। पेट्रोलियम लिक्विड फॉसिल फ्यूल है जो कि फॉर्म होता है मरीन ऑर्गेनिज्म से। तो कोयला होता है हमारा ज़मीन के नीचे, लैंड पे, और ये होता है हमारा मरीन लाइफ से। तो जो समुद्र के नीचे फॉसिल जमा होते रहते हैं ओवर टाइम अंडर प्रेशर, ये पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज़ मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर व्हीकल्स। तो पेट्रोलियम की फिल्ट्रेशन होती है और उससे बहुत तरीके के फ्यूल्स निकलते हैं, बट सबसे मेन उसमें यूज़ होता है वो व्हीकल्स के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ पेट्रोल एंड डीजल। इसका यूज़ है ट्रांसपोर्टेशन में, बिकॉज ऑल ट्रांसपोर्टेशन वर्कड ऑन डीजल एंड पेट्रोल, और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। डिसएडवांटेजेस के एयर पोल्यूशन करता है और लिमिटेड है। कुछ ही रिफाइनरीज हैं या कुछ ही स्पॉट्स हैं जो जहाँ पे हमें पेट्रोलियम मिलता है। नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज अ गैसियस फॉसिल फ्यूल कंसिस्टिंग मेनली ऑफ मीथेन। ये क्या होता है? क्लीनर फॉसिल फ्यूल होता है कंपेयर टू कोल एंड ऑयल, उनसे कम पॉल्यूशन करता है। इसके यूजेस हैं कुकिंग गैस और पावर जनरेशन।
और इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये नॉन रिन्यूएबल होता है और प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस गैसेस। फोर्थ आता है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग heavy atomic nuclei such as uranium in nuclear reactors. तो यूरेनियम इज वन ऑफ द हैवी एटॉमिक एटम, तो उसको हम स्प्लिट करते हैं अंडर अ रिएक्शन चैम्बर, जो कि होता है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। और ये बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है एंड ये हमें एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है। तो इसके यूजेज हैं लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इसके एडवांटेज है हाई एनर्जी आउटपुट, और डिसएडवांटेज है ये रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेट करता है और रिस्क ऑफ रेडिएशन हजार्ड्स। इसके लिए इसलिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर किया जाता है, बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, बिकॉज इट इज अ हाई रिस्क एनर्जी सोर्स। नाउ अगेन कंपैरिजन बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो अभी हमने रिन्यूएबल भी देखे, नॉन रिन्यूएबल भी देखे, सेम यहाँ पे सारा कंपैरिजन दिया हुआ है बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। तो अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन इज एनर्जी सोर्सेज दैट आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड एंड कैन बी, जो कि मतलब अपने से नेचुरली रिप्रोड्यूस हो जाती है और बार बार यूज कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी अबंडेंट है, कंटिन्यूस है, एक्सर्बिलिटी खत्म नहीं होती है आसानी से। एग्जांपल्स है सोलर, विंड, बायोमास, जियोथर्मल, टाइडल। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट मिनिमम होता है, लो पॉल्यूशन होता है। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन लो, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। एनर्जी डेंसिटी कंपेरेटिवली लो रहती है रिन्यूएबल में, और सस्टेनेबिलिटी हाईली सस्टेनेबल होते हैं और लॉन्ग टर्म यूज के लिए होते हैं। डिपेंडेंसी डिपेंड्स ऑन नेचुरल कंडीशन, सनलाइट और विंड पे डिपेंड करते हैं, या टाइड्स पे, या किसी भी चीज़ पे। फ्यूचर स्कोप फ्यूचर ओरिएंटेड है और इको फ्रेंडली है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन रिन्यूएबल, ये लिमिटेड हैं, एग्जॉस्टेबल हैं, अवेलेबिलिटी इनकी फाइनाइट होती है, लिमिटेड नेचर है। एग्जॉस्टेबिलिटी अगेन एग्जॉस्ट हो जाएंगे ओवर टाइम। एग्जांपल्स हैं कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल्स। एनवायरमेंट इम्पैक्ट पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ग्रीन हाउस गैस इमिट करते हैं। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हाई फ्यूल एंड ऑपरेशनल कॉस्ट होती है इनकी, फ्यूल क्योंकि हमें बार बार देना पड़ता है। एनर्जी डेंसिटी हाई होती है। सस्टेनेबिलिटी नॉन सस्टेनेबल होते हैं लंबे टाइम के लिए। डिपेंडेंसी ऑन नेचर नॉन डिपेंडेंट ऑन नेचुरल कंडीशंस, मतलब कितनी भी सनलाइट निकले, कितनी भी टाइड्स आए, कुछ भी हो, उस पर डिपेंड नहीं है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्यूल दैट इज प्रोवाइडेड। फ्यूचर स्कोप लिमिटेड है बिकॉज ये एग्जॉस्टेबल है, तो फ्यूचर में पता नहीं है कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, बट दे विल बी एग्जॉस्टेड। Okay, that's all for the non-conventional, conventional and renewable and non-renewable energy sources. Thank you everyone, मिलते हैं next part में।